Good morning class. Today I am going to solve the numericals of alternating current. These are the very important questions. These are also PYQ previous year's questions related NCERT unsolved exercise. अक्सर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है. न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें इसके विषय में हम आपको बताते हैं. किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को जब भी आप सॉल्व करने जाओ, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ो, सारे फार्मूलों को दिमाग में फीड करो, सबको समराइज करो और न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद सोचिए, खुद से आप सोचिए कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा. ऐसा नहीं कि आप केवल सवाल हल करने का तरीका आप सीख लेते हो. अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं कि ये वाला तरीका यहाँ यूज होगा, ये वाला तरीका यहाँ यूज होगा. ऐसा ना करिए. आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को डीपली पढ़िए और न्यूमेरिकल जब पढ़ें आपको लगे कि यहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, खुद इससे आपको लगे तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. तो चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम आपको एक बार कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हैं. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है कि अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको ये पहला कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करिए. आरएमएस वैल्यू हम जब फाइंड आउट करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो अल्टरनेटिंग सर्किट में करंट फ्लो होती है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वह आरएमएस वोल्टेज ही होता है. अक्सर हम उसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट करने लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं है. जो भी अल्टरनेटिंग सोर्स से करंट सप्लाई हो रही है, जो भी अल्टरनेटिंग सोर्स से वोल्टेज अप्लाई किया गया है, वह अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही होता है. और ये पहला कॉन्सेप्ट आपका है. ये न्यूमेरिकल आप बाद में देखेंगे. पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समराइज कर रहे हैं कि सबसे पहले VRMS और IRMS क्या होता है. VRMS अल्टरनेटिंग सोर्स से जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वही VRMS होता है. और इसकी हम जब पीक वैल्यू से रिलेशन लिखते हैं, दिस इज V0 अपॉन √2. सिमिलरली IRMS जो करंट सप्लाई होती है वो IRMS होती है और ये होता है I0 अपॉन √2. इसके बाद आपका आता है जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं. इम्पीडेंस क्या होता है. इम्पीडेंस इज द टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट. जो टोटल हिंड्रेंस होता है सर्किट का, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं. और ये पहला आपका है सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस. जब सर्किट में केवल इंडक्टर, आपको हम समराइज कर रहे हैं, जब सर्किट में इंडक्टर होता है, इंडक्टर का मतलब होता है सर्कुलर कॉइल, ये किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से अगर जुड़ा हुआ है तो ये आपका होता है, इसका इम्पीडेंस होता है Z इक्वल टू ओमेगा एल, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. इन कॉन्सेप्ट्स को आप डीपली पढ़िए. Z इक्वल टू ओमेगा एल. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आप समझिए. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और अगर फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf. ये ओमेगा इक्वल टू होता है, यहाँ लिख रहे हैं 2πf. ये फार्मूला है. इसके आधार पर जब आप Z फाइंड आउट करते हो, Z हो जाता है 2π, ओमेगा की वैल्यू रखते हैं 2πfL. और हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस को हम लिखते हैं XL. ये Z जो टोटल सर्किट का होता है हम यूज किया है, इसको लिखते हैं XL 2πfL. इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए. दूसरा, सर्किट में करंट जब आपको फाइंड आउट करनी होती है, इम्पीडेंस फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है. आपको सारे न्यूमेरिकल्स में अक्सर करंट ही फाइंड आउट करनी है, IRMS फाइंड आउट करना है. करंट का फार्मूला आप जानते हो, दिस इज थर्ड टॉपिक. करंट IRMS
और आई की वैल्यू आप जानते हो, ये होता है V/Z। इसको आप समझिए। और Z क्या है? हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। अगर इंडक्टेंस है तो Z की जगह इंडक्टेंस लिख देंगे, ये हो जाता है V/XL, और ये हो जाता है आपका V/ωL। अगर ओमेगा नहीं दिया है, ये इसका बहुत ही यूज होगा हर तरह से, हर न्यूमेरिकल में इस कॉन्सेप्ट का यूज अक्सर होता है। ओमेगा नहीं दिया है तो हम सोचते लगते हैं क्या करें, वहाँ तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ऐसे में ये रिलेशन हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2πf। आई ज्ञात करने की यही प्रोसीजर है। अगर आई आपको ज्ञात करना है, एक्सियल दिया है तो इसी से सीधे ज्ञात कर लेंगे। एक्सियल आपको अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया, एंगुलर वेलोसिटी दी है तो इसका यूज कर लेंगे। अगर एंगुलर वेलोसिटी ना दे करके फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हम इसका यूज कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर सारे न्यूमेरिकल्स आपके हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके इस बुक में, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। अगर ये इंडक्टेंस का फार्मूला हो गया, अगर यहाँ कैपेसिटेंस अगर होता है तो यही चीज़ आपकी बदल जाती है। ये हम इसको मिटाने चल रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप इसको नोट कर लिए होंगे। और अगर सर्किट में इंडक्टर केवल कैपेसिटेंस है, दिस इज इंडक्टेंस, अगर कैपेसिटेंस है तो ये आपका हो जाता है IRMS। अगर में ज्ञात करना है, करंट ज्ञात करनी है, तो ये आपका हो जाता है V/Z। Z का मतलब होता है XC, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ हो जाता है V/XC, और XC की वैल्यू हम रख देते हैं, आपको ये पता है V/XC की वैल्यू होती है 1/ωc। और आपका ये हो जाता है ωc आपका ऊपर चला जाता है, और ये हो जाता है V/ωc। और ωc की वैल्यू, अगर ओमेगा आपको पता है तो ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, अदरवाइज फिर वही फार्मूला आपका होता है, ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं 2πfc। ये आपका हो जाता है IRMS अगर आपको ज्ञात करना है इंडक्टेंस में इस तरीके से। और जब सर्किट में केवल कैपेसिटेंस होता है, सर्किट डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं, और ये इस तरीके से, इसमें केवल कैपेसिटेंस होता है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब सर्किट में आपका रेजिस्टेंस और दो चीज़ें हो जाए, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो जाए, सेम कॉन्सेप्ट ये यूज करते हैं हम। देखिए यहाँ से आपको समझाते हैं। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सर्किट कंटेनिंग, सबसे पहले आप लीजिए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये आपके कॉन्सेप्ट हैं। जब सर्किट में रेजिस्टेंस हो और इंडक्टेंस हो, दिस इज द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर और एन। आपको करंट फाइंड आउट करना है। करंट का आपको फार्मूला अभी हमने बताया, IRMS V/Z। Z इज द टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, और इसका हिंड्रेंस R है, और इसका आपका ωL होता है। और इसका जब हम रिजल्टेंट ज्ञात करते हैं तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है R² प्लस, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, इसको समराइज करेंगे, ω²L²। अगर आपको सीधा V/Z का मतलब ये टोटल आपका हिंड्रेंस है, अगर Z आपका दिया गया है, इसी फार्मूले से आप IRMS ज्ञात कर लीजिए। Z अगर नहीं दिया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर केवल फ्रीक्वेंसी दी गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना देकर लीनियर फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, R² प्लस ओमेगा की जगह 2πf, ये अभी आपने यूज किया है। 2πf का आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाता है 4πf² L²।
इसी कॉन्सेप्ट पर आपके सारे सवाल हैं। आपका आर और एल हो गया, इसका इस्तेमाल कर लिया गया। और अगर आर और सी है, सर्किट कंटेनिंग आर एंड सी, इसी डायग्राम को मिटा करके यहाँ पर कैपेसिटर अगर कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है अगेन आई आर एम एस वी अपान जेड, जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस इसका जो कैपेसिटेंस होता है ओमेगा 1 अपान ओमेगा सी होता है। ये आप पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट को हम समराइज कर रहे हैं। कैपेसिटेंस का जो आपका हिंड्रेंस होता है कैपेसिटर का 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर एंगुलर वेलोसिटी दी है तो इसी से आप ज्ञात कर लीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो वहाँ आप चेंज कर दीजिए, ये इस तरीके से हो जाता है 1 अपान 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज द सर्किट कंटेनिंग आर एंड सी। सारे में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आई आर एम एस आपको ज्ञात करना है या वी आर एम एस ज्ञात करना है या तो आपको हिंड्रेंस इम्पीडेंस ज्ञात करना है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से, केवल आपको अगर जेड ज्ञात करना, इम्पीडेंस ज्ञात करना है तब तो एकदम इसी तरीके से आ जाता है। करंट ज्ञात करनी है तो इस तरीके से कर लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो इसी का यूज करके ख़त्म कर लेते हैं। देखते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, हमें दिया गया है लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सर्किट कंटेनिंग, अब देखते हैं जब सर्किट में तीनों सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, अगर तीनों अगर सर्किट में होते हैं, ये अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हुए हैं आर एल सी, इसका इम्पीडेंस अगर आपको ज्ञात करना है तो आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ये होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल आपका दे दिया इम्पीडेंस ज्ञात करिए, सिंपल सा हम ज्ञात कर लेते हैं। करंट ज्ञात करने की बात आई तो हम वी अपान जेड से ज्ञात करते हैं और जेड की वैल्यू इसको रख देते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर ये रिजोनेंस की कंडीशन में होता है, इम्पीडेंस इज मिनिमम, ये आपका मिनिमम होता है, करंट इज मैक्सिमम, और ये करंट का आपका फार्मूला है आप जानते हो वी अपान जेड। और ऐसी स्थिति में आपका होता है जब ये आपका जीरो होता है, सर्किट इज इन द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, ये क्वांटिटी जब जीरो हो जाती है तो ये होता है आई इक्वल टू वी अपान आर। करंट इस तरीके से ज्ञात करते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी इक्वल टू 0। आई इज मैक्सिमम व्हेन ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलता है ओमेगा इक्वल टू 1 अपान रूट एल सी। दिस इज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इन न्यूमेरिकल्स का, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है तो ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई। इसका इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर की वैल्यू आप रख देते हो तो ये होता है 2 पाई रूट एल सी। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमने आपको समराइज किया है जिसके द्वारा आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपका पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको आप देखिए और खुद इससे थोड़ा सोचिए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप केवल हमें फॉलो ना करिए, अपना दिमाग लगाइए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आपने हमारे डीपली सुना है तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। ये 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ये एसी सप्लाई से 100 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? आरएमएस करंट क्या है? आरएमएस वोल्टेज यहाँ दिया गया है। सबसे पहले करंट ज्ञात करने का आपको हमने बताया फार्मूला, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस
अपॉन जेड, और जेड यहाँ देखते हैं क्या है, इम्पीडेंस। यहाँ केवल रेजिस्टर है तो इसका हिंड्रेंस केवल रेजिस्टेंस आर ही होगा। और वी आर एम एस आपको हमने बताया, आपने अभी देखा ही कि जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो वी आर एम एस ही होती है। और ऐसी कंडीशन में वी आर एम एस की वैल्यू आपको दी है 220 वोल्ट, और जेड केवल इसमें रेजिस्टेंस ही है और कोई नहीं, इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, तो जेड की जगह केवल हम आप 100 ओम लिखते हैं और ये आपका बन जाता है 2.2 एम्पियर। ये आपका आई आर एम एस याद करना था। आपने खुद दिमाग लगाया होगा कि हमें आई आर एम एस याद करना, हमने भी कॉन्सेप्ट को समराइज किया था। आई आर एम एस का फार्मूला वी आर एम एस अपॉन जेड। अब हम अपने सर्किट को देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। देखते हैं वी आर एम एस, जो वोल्टेज सप्लाई एसी द्वारा होती है वो 220 वोल्ट वी आर एम एस ही होता है। अक्सर हम गलती करते हैं, उसका √2 लिखने लगते हैं वी आर एम एस। ये आपका 220 वोल्ट हो गया। जेड देखते हैं क्या क्या जुड़ा हुआ है, केवल रेजिस्टेंस है। अगर आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होता तो जेड को और तरीके से ज्ञात करते। यहाँ केवल आपका दिया गया है 100 ओम, इसकी वैल्यू रख दिया, ये आपका उत्तर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ये हो गया है। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। पावर का फार्मूला आप जानते हो, पावर P इक्वल टू V इंटू आई, आप ये जानते हो। वी आर एम एस ये आपने पढ़ लिया है, आई आर एम एस। और अगर इनमें फेज डिफरेंस होता है तो cos फाइव ही हम लगाते हैं, ये होता है। पावर का फार्मूला है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। वी इंटू आई सिंपल से फार्मूले आपने तीसरे चैप्टर में रेजिस्टेंस में पढ़ा, P इक्वल टू वी आई। और यहाँ आर एम एस वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग सोर्स के कारण। और अगर आपके कोई भी इसमें फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में तो cos फाइव लगाते हैं। वी आर एम एस आपका 220 वोल्ट है और आई आर एम एस आपका करंट अभी आपने यहाँ फाइंड आउट किया है 2.20 एम्पियर। और cos फाइव इज द फेज डिफरेंस। जैसे आप कैपेसिटी आपने रेजिस्टेंस में देखा, आपने हमारे सारी वीडियोस को अगर देखे होंगे, बहुत ही डीपली हमने एक्सप्लेन किया है। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता है। पहला, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस अगर होते हैं या केवल इंडक्टेंस है, उसमें वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होता है, हमने आपको पढ़ाया है, आगे इसका यूज करेंगे। तो यहाँ जब रेजिस्टेंस है फेज डिफरेंस 0 होता है, यहाँ फाई इक्वल टू 0। तो cos फाई हम अगर cos 0 रखते हैं, ये आपका सॉल्व कर लेते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका हो जाता है। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज इंटू 1, 484 पावर की यूनिट होती है वाट। दिस इज द पावर कंज्यूम ओवर ये फुल साइकिल। इस न्यूमेरिकल में आपको इसको पढ़िए। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 3000 वोल्ट। यहाँ केवल वोल्ट नहीं दिया गया है, अगर केवल वोल्ट दिया जाता तो आरएमएस वैल्यू होती हो, यहाँ पीक वैल्यू दी गई है, ये डिफरेंस आप समझिए। और आपको आरएमएस फाइंड आउट करना है। किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि आपको इसमें क्या दिया गया है। आपको दिया गया है पीक वोल्टेज, आपको दिया गया है V नॉट इक्वल टू 3000 वोल्ट और फाइंड आउट करना है आरएमएस क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों का रिलेशन से अगर में फाइंड आउट हो जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 और वी नॉट की आप वैल्यू रखते हो 3000 वोल्ट और √2 आप ऐसे लिखते हो
रेशनलाइज करके हम इसको अगर सॉल्व कर दे तो इजी होता है, और ये हो जाता है। रेशनलाइज करने के लिए हम √2 का मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 2 हो जाता है, और ये हम जब कैंसिल करते हैं तो हो जाता है आपका इस तरीके से, और दिस इज 1500 इंटू √2 की वैल्यू रख देते हैं, और ये हो जाता है आपका इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये आपका 2 जीरो बढ़ता है यहाँ पर, ये आपका होता है 2121 वोल्ट। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और आपका ये होता है 2121 वोल्ट। इस बात कर रहे हैं कि द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC करंट सर्किट इज 110 एम्पियर। यहाँ भी आप देखिए आपको क्या कंडीशन दी गई है, यहाँ गिवन में आपका द RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS आपको दिया गया है यहाँ पर, RMS इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक वैल्यू, आपको पीक वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं, आप फार्मूला आपको पता है, I0/√2, दिस इज I0 की वैल्यू अगर हम रखते हैं, यहाँ आपने I0 फाइंड आउट करना है, तो हो जाता है I0 इक्वल टू √2 टाइम्स IRMS, और ये √2 की वैल्यू 1.414 इंटू IRMS आपका 10 एम्पियर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होता है 14.14 एम्पियर। इस न्यूमेरिकल को आप देखिए, ये 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड व्हाट इज द नेट पावर। दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, IRMS करंट की वैल्यू और पावर P आपको ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि हमें क्या क्या दिया गया है उसको लिखते हैं, फिर क्या फाइंड आउट करना है, और फिर अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो और इसमें आपको दिया गया है 44 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी आपको L दिया गया है 44 मिली हेनरी। हमेशा हम MKS सिस्टम यूज करते हैं, मिली को हम मीटर MKS के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। MKS सिस्टम में ये हो जाता है आपका 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। एक ये दिया गया है। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यहाँ केवल वोल्ट दिया गया है, इट इज VRMS। जो भी AC की वोल्टेज सप्लाई होती है वह VRMS ही होता है। VRMS आपका दिया गया है 220 वोल्ट, ये हमने आपको अच्छे से समझाया है। और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, हर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी है, दिस इज F, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फाइंड आउट क्या करना है, IRMS करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप बोर्ड में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को फिर यूज करते हैं। IRMS के लिए हमने आपको बताया था, IRMS का समराइज जब हमने किया तो होता है VRMS/Z। Z क्या है, यहाँ केवल इंडक्टर है इसलिए XL। इंडक्टेंस यहाँ नहीं दिया गया है इसलिए हम ω/L यूज करते हैं। XL इक्वल टू ये VRMS/ω/L। और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं दी गई है। अगले स्टेप में हम बढ़ जाते हैं, हमने आपको समझाया था न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझाते समय, VRMS/ω की वैल्यू, ω नहीं दिया, हमें F दिया है, इसलिए ω को भी हम अगले स्टेप में चेंज करते हैं,
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब देखिए सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट है। वी आर एम एस आपका 220 वोल्ट है। 2 पाई आप जो है पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 और फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है 50 हर्ट्ज और इंडक्टर दिया है 44 मिली हेनरी। इसको हम यूज कर लेते हैं 44 इंटू 10⁻³ दिस इज आई आर एम एस। आगे हम एम्पियर में लिख देते हैं टोटल, दिस इज एम्पियर। ये आपका आई आर एम एस। इसको आप सॉल्व करते हो तो इसको यहाँ पाई की वैल्यू आप जो है कट जाएगा, यहाँ 22/7 ही यूज कर लीजिए। ये आपका होता है 20, ये आपका कैंसिल होगा, यहाँ 10 आएगा और ये आपका ऊपर जाएगा 10 इंटू 10⁻³ अपान 2 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 7 भी आपका ऊपर चला जाएगा इंटू 7 और 2 इंटू 50 इंटू 44। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 100 इंटू 44। इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपका बचता है, पावर्स को आप यूज कर लेंगे, ये 700/44। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, इस वैल्यू को आप सॉल्व करिए तो 15.9 एम्पियर। तो इसका दूसरा पार्ट था पावर ज्ञात करना है। पावर आप जानते हो, पावर का फार्मूला हमने आपको बताया वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई। वी आर एम एस आपका 220 वोल्ट है, आई आर एम एस आपने अभी फाइंड आउट किया 15.9 एम्पियर। cos फाई आप जानते हो, जब सर्किट में इंडक्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ये आपको बताया गया है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाई एन एंगल ऑफ π/2 और ये हो जाता है cos 90 डिग्री ओवर ये फुल साइकिल, ओवर ये कंप्लीट साइकिल। और ये आपका होता है 220 15.9 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पावर कंज्यूम्ड इन ये सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर इज। इस क्वेश्चन में आप देखिए ये 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड आल्सो पावर। ये क्वेश्चन आपका है। तो हमने आपको बताया कि देखिए क्या क्या कंडीशन दी गई हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। आपको दिया है कैपेसिटेंस C दिया गया है 60 माइक्रोफैरड, दिस इज माइक्रोफैरड। इसको हम केस सिस्टम में जब चेंज करते हैं फैरड में चेंज करते हैं 10⁻⁻6 फैरड। और वोल्टेज आपका दिया VRMS, ये वोल्टेज हमेशा VRMS होता है। VRMS इक्वल टू 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 60 हर्ट्ज। ये कंडीशन दी गई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है IRMS। RMS वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। आपको तरीका हमने बताया हुआ है IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z। Z का मतलब देखिए सर्किट में क्या क्या है, यहाँ केवल कैपेसिटर है। अगर रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ें होती तो हम Z ज्ञात करते। यहाँ कैपेसिटर दिया कैपेसिटेंस, तो इसलिए हम ये आपको लिखते हैं XC ओनली कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये तो आपको दिया नहीं है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम फिर से लिखते हैं 1/ωc। ये आप फार्मूला याद किए हो। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं दी गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी यूज करना है, इसका रिलेशन भी आपको बताया गया VRMS अपॉन 1/2πfc।
सबकी वैल्यूज़ को अगर हम रखते हैं, आपका VRMS 110 वोल्ट है और ये क्वांटिटीज आपकी ऊपर आ जाती हैं तो ये हो जाता है 2 पाई FC। सबकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22 या 3.14 रख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है 60 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस आपका दिया गया है 60 माइक्रोफैरड। 60 माइक्रोफैरड का मतलब 10⁻⁻⁶। वैल्यूज को एक बार फिर चेक करते हैं। VRMS 110 है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी आपकी 60 हर्ट्ज दी गई है और कैपेसिटेंस जो दिया गया है 60 माइक्रोफैरड। और इन वैल्यूज को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2.49 एम्पियर। इस न्यूमेरिकल में आप देखिए, ये कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt 50 hertz AC supply. What is the maximum current in the coil? इस सर्किट में आप देख रहे हो, इसमें आपका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों है, आपको ये दिया गया है और इसका जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो गिवन कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडक्टेंस दिया गया है, दिस इज L 0.50 हेनरी और रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 100 ओम और VRMS आपको दिया है 240 वोल्ट। VRMS दिया गया है, जो वोल्टेज होता है वो VRMS होता है और फ्रीक्वेंसी दी गई है आपका 50 हर्ट्ज। ये कंडीशन है। फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। यहाँ आपको IRMS नहीं फाइंड करना है, यहाँ आपको I0 मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। ये आपका फार्मूला है। I0 जब आप फाइंड करोगे, जैसे IRMS जब फाइंड आउट करते थे तो VRMS अपान Z होता है, यहाँ I0 फाइंड कर रहे हैं V0 अपान Z, ये इसका फार्मूला होगा। आपको VRMS दिया है और V0 इक्वल टू आप जानते हो √2 टाइम्स VRMS, ये आपको पता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया। और जब सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है तो Z की वैल्यू जो होती है R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। इसमें √2 इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, √2 VRMS आपका 240 है, 240 और R²। यहाँ आप देखिए ओमेगा की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पाई f, ओमेगा की वैल्यू रख लेते हैं। ये 100 का स्क्वायर और ओमेगा की जगह 2 पाई f है का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 पॉइंट इसकी वैल्यू रख देते हैं 14, 240 अपान 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाता है और 2 पाई f को हम जब सॉल्व करते हैं ये आपका हो जाता है 3.14। फ्रीक्वेंसी आपकी दी है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस आपका दिया गया है 0.50 हेनरी, ये आपका दिया गया है। ऐसे इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वांटिटी हो जाती है 1.414 240 अपान 10,000 प्लस, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है 100 और ये हो जाता है 1.300 पॉइंट हट जाता है और ये सॉल्व करते हैं तो ये आता है 157 का स्क्वायर। ये हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं
1.414 इंटू 240 अपान इसके स्क्वायर और इसका ऐड करके जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, दिस इज 186 इसकी वैल्यू आती है। और इसको मल्टीप्लाई करके इससे आप डिवाइड करिए तो वी गेट 1.82 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आपको इसमें करंट नहीं ज्ञात करना था, अगर करंट ज्ञात करते तो वी आर एम एस लेते, यहाँ मैक्सिमम करंट ज्ञात करनी है तो मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट लेते हैं। आपका इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज। टाइम लैग आप इसको समझिए, ये हम मिटा रहे हैं इसको। टाइम लैग जब ज्ञात करते हैं, टाइम लैग का मतलब है इनके फेज में वन टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस आएगा। इनके जो फेज डिफरेंस है, फेज का जो अंतर है, फेज एक टाइम पीरियड में कितने टाइम का अंतर होगा, में टाइम ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे फेज डिफरेंस की परिभाषा आपकी है 2 पाई में जो फेज एंगल होता है वो होता है 5, तो 1 डिग्री पर जो एंगल होगा 5/2 पाई। एक टाइम पीरियड पर कितना डिफरेंस होगा, दिस इज टाइम लैग। ये टाइम लैग का फार्मूला है। टाइम लैग एक साइकिल में कितने टाइम का डिफरेंस दोनों में आएगा, डेल्टा टी। यहाँ अब हम अगर फाई ज्ञात करते हैं यहाँ से टाइम लैग ज्ञात करने के लिए, तो आप जानते हो tan फाई इक्वल टू एल, आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में आपका होता है फाई जब आप ज्ञात करते हो XL/R, और XL आपका जो है वो आपने ज्ञात किया है ओमेगा L। XL इक्वल टू ओमेगा L/R। ओमेगा आपको पता नहीं है, इसलिए हम 2 पाई FL से ही ज्ञात करेंगे। 2 पाई FL/R। 2 पाई FL की वैल्यू आपने अभी ज्ञात किया था 1.157/100। 2 पाई FL आपने अभी फार्मूले में ज्ञात किया था, और ये हो जाता है 1.57। ये होता है फाई की वैल्यू, और ये tan फाई इक्वल टू दिस, एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1.57। तो यहाँ से tan इनवर्स 1.57 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, ये हो जाता है, टेग्नोमेट्रिक टेबल से आप इसको फाइंड आउट करेंगे 57.5 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। टाइम लैग में जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं 57.5, यहाँ में टाइम पीरियड नहीं पता है, टाइम पीरियड को हम 1/f लिखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 2 पाई f। इन वैल्यूज को जब हम पुट कर देते हैं, ये हो जाता है आपका 57.5। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर 180 है, 2 पाई की वैल्यू 360 लिख सकते हैं, 360। और फ्रीक्वेंसी आपकी जो दी गई है वो आपने फाइंड आउट किया 1/f। ये वैल्यू आपकी होती है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया है 50 हर्ट्ज, ये हो जाता है 50। और इसको जब हम टोटल जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3.2 10⁻³ सेकंड। दिस कैन बी रिटन एज 3.2 मिली सेकंड। दिस इज आंसर। इस न्यूमेरिकल में आप देखिए, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर
इसमें तीनों हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि ईच एलिमेंट में कितनी पावर सप्लाई होती है। और आप पावर सप्लाई का जो फार्मूला जानते हो, VRMS IRMS cos फाई। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हमें पता है, उसके अनुसार हम कर लेते हैं। VRMS तो पता है, जो वोल्टेज सप्लाई किया गया है वो है 230 वोल्ट। IRMS करंट नहीं पता, ये फाइंड आउट करके हम वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। न्यूमेरिकल को आप कॉन्सेप्ट को समझें, सॉल्व करने की एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, पावर ज्ञात करना है, पावर का ये फार्मूला है, इसमें हमें केवल IRMS नहीं पता, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये होता है IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z। यहाँ Z जो है तीनों जब सर्किट में होते हैं तो आपको पता है कि उसका जो Z होता है √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए, ओमेगा हमें एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता नहीं होती है, उसको हमें ज्ञात करना होता है, और हम ओमेगा को इसलिए हमेशा फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाता है VRMS अपॉन R² प्लस 2πf ओमेगा की वैल्यू होती है, और यहाँ ये नीचे भी हम इसी तरह से रख लेते हैं 2πf C का होल स्क्वायर। इसी वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम रख देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। R की वैल्यू दी है 15, 2πf L अलग से ज्ञात कर लेते हैं हम। नाउ कैलकुलेशन बड़ा है इसलिए इनको अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। 2πf L इक्वल टू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपकी दी है 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस जो दिया था 80 मिली हेनरी, का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी। इस टोटल कैलकुलेशन को आप करेंगे तो हो जाता है आपका 25.1 ओम। इसी तरह से 1/2πfc, एंड इन वैल्यूज को फाइंड आउट अलग से कर लेंगे। 2πfc इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू वही 3.14, f आपका 50 है, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 60 माइक्रोफैरड। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आप जब सॉल्व करते हो तो वी गेट 53.1 ओम। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करके अपना उत्तर फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये ऊपर से हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को ही मिटा रहे हैं, ये आपका हो जाता है। इस तरह से आपका इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दे रहे हैं। IRMS इक्वल टू VRMS की वैल्यू 230 वोल्ट अपॉन R² आपका 15 का स्क्वायर 225, और ये हो जाता है -53.1 माइनस 25.1 का स्क्वायर, और ये वैल्यूज हो जाती है 230 अपॉन 225 प्लस 53.1, और इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 28 का स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपका उत्तर है। इसको डिवाइड करके आप सॉल्व कर लीजिए, तो इस तरह से आपका होता है 7.23 एम्पियर। 7.23 आपका ये टोटल जो कैलकुलेशन होता है 7.23 एम्पियर। आप इसको सॉल्व करके डिवाइड कर लेंगे 7.23 एम्पियर।
दिस इज IRMS। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, पावर लॉस इन इंडक्टर, पावर लॉस इन इंडक्टर। इंडक्टर में आप जानते हो इंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होता है, क्योंकि फेज एंगल उसमें जो है करंट और वोल्टेज का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ आप जब वैल्यू रखोगे VRMS, IRMS, cos फाई cos 90 डिग्री होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। पावर इन कैपेसिटर दिस इज आल्सो 0, क्योंकि उसमें भी जो वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री होता है, ये 0 हो जाता है। और रेजिस्टर में जो पावर लॉस होता है P इक्वल टू, केवल रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है I स्क्वायर RMS और P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये आपका होता है। I की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया है 7.23 का स्क्वायर इंटू 15, और इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो इसका जो आंसर आता है 7.23 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 7.785 वाट, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज 785 वाट। इस तरह से हमने आज इस न्यूमेरिकल की सीरीज में हमने आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, हर टाइप के न्यूमेरिकल